हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और आज हम कवर करने वाले हैं इसका न्यू सब टॉपिक दैट इज कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे दो चैनल्स हैं, दिस इज इंग्लिश मीडियम चैनल एंड हिंदी मीडियम चैनल सेपरेट है। सो इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन करवाते हैं फ्रॉम क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो इस चैनल का बेनिफिट उठा सकता है, सो यस श्योरली उनको ये वीडियो शेयर करना। एंड हिंदी मीडियम चैनल पर हम दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। सो वहाँ पर हम जो हिंदी मीडियम चैनल की क्लासेस हैं दैट आर कंडक्टेड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। सो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो हिंदी मीडियम के, उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। एंड स्टूडेंट्स, कई बार आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, आपको बुक्स चाहिए होती हैं, नॉट टू वरी, वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और आपकी प्रिपरेशन इससे इन्हांस होती है। एंड स्टूडेंट्स, जितनी भी प्रिपरेशन आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मस्ट है कि आप इस सब रिसोर्सेज का बेनिफिट उठाइए। हम कस्टम वीडियो, शॉर्ट्स, केस स्टडी सब कुछ कवर करते हैं। एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स मैं दोनों कवर करती हूँ बिजनेस स्टडीज के लेसन्स में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो वंस अगेन एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में लिखो कि जितने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, क्या आपको वो सारे क्लियर हैं? क्या आपने उसको अच्छे से नोटिंग की है, उसके एक एक पॉइंट की एंड उसकी बारीकियों को समझा है? अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप वो भी लिख सकते हो, आई विल सॉल्व देम इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया तो, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। सो बात करते हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स की। अब फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? कमर्शियल। और सेकेंड वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? बैंक्स, है ना। फर्स्ट वर्ड है कमर्शियल और सेकेंड वर्ड है बैंक्स। अब कमर्शियल जो वर्ड है वो कॉमर्स से आया है। कॉमर्स में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट, है ना। सो जो कंज्यूमर्स हैं वो गुड्स बाय करते हैं और सेलर्स को प्रॉफिट होता है। और हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये सिखाता है कि हमारे जो बेसिक 2 सेक्टर्स होते हैं हाउस होल्ड ऑफ फर्म्स, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। सो वहीं से ओरिजिन होता है इस पूरे मार्केट का, इस पूरी साइकिल का, है ना, जिसमें और सेक्टर्स बाद में ऐड हो जाते थे, फॉरेन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स। अब आप बोलोगे मैम बिजनेसेस कमर्शियल हैं क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग होती है, बैंक्स में भी प्रॉफिट अर्निंग होती है क्या? व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली होती है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक डिपॉजिटर हैं, आप सेविंग्स करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप हैं आप किसी को जानते हैं मिस्टर ए, जिनकी सैलरी है 25,000 पर मंथ, ठीक है। 25,000 पर मंथ इनकी सैलरी है। ये सैलरी इनके बैंक अकाउंट में आती है, ठीक है। ये सैलरी इनके बैंक अकाउंट में आती है और इस सैलरी में इनका करंट अकाउंट है। इस सैलरी से इनका क्या है स्टूडेंट्स? करंट अकाउंट है। कभी भी चाहे वो पैसे को जितना चाहे निकाल सकते हैं, विड्रॉल पे कोई लिमिट नहीं है, पूरा बैंक अकाउंट भी खाली कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो भी बैंकिंग रूल्स में है, ठीक है। सो मिस्टर ए ने क्या किया? कुछ एडिशनल अमाउंट सेविंग्स की, 70,000 उनको बोनस मिला था, ये उन्होंने यहाँ पर सेविंग की और बैंक ने उनको क्या दिया? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट दिया? 4%, ठीक है। अब कोई दूसरे पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर बी। मिस्टर बी एक बिजनेसमैन है। अब स्टूडेंट्स, जो मिस्टर बी बिजनेसमैन है, इनको पैसों की जरूरत थी, है ना। सो ये बैंक के पास गए लोन लेने के लिए और इनको लोन मिला 12% के ब्याज पे, ठीक है। अब जब बैंक आपको ब्याज दे रही है आपकी जमा पूंजी पर, वो था 4%, और जब बैंक सामने वाले से ब्याज ले रही है, लोन लिया है क्योंकि उसने, वो है 12%। तो बीच का जो 8% होता है वो क्या है? वो बैंक की अर्निंग है,
ठीक है, वो क्या है, बैंक की अर्निंग है, क्योंकि बैंक आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आप समझ में आया वर्ड कमर्शियल बैंक क्यों वर्ड लिखा, तो इसलिए क्योंकि वहां पर भी प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और ये सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है। कमर्शियल बैंक्स पर एक लॉ अप्लाई होता है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो सारी बैंक्स के शेड्यूल्स, सारी बैंक शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में ऐसी लिखी हुई हैं जिनकी पूरी लिस्ट है, ठीक है, उन पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, कौन सा कानून, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, so commercial banks occupy a vital position as they provide funds for different purposes as well as for different time periods। so commercial bank क्या करती है, funds प्रोवाइड करती है ना, मनी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। ठीक है, बैंक्स एक्सटेंड लोन्स टू फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस इन वेज लाइक कैश, क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, परचेज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक्स ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिजनेसमैन को ताकि वो इजीली लोन अवेल कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब कमर्शियल बैंक के मेरिट्स क्या क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक के मेरिट्स होते हैं, फर्स्ट, बैंक्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड बाय इट। तो जब भी बिजनेसेस को पैसों की जरूरत होती है, बैंक्स उनको टाइमली असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, टाइमली फंड्स प्रोवाइड करती है। बट कई बार लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। लोग जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स ढूंढते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हैं। हर्षद मेहता केस तो याद ही होगा आप सबको, सत्यम स्कैम भी याद होगा, कैसे अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके और बैंक से पैसा लिया गया था, है ना, कैसे अकाउंट्स को फ्रॉड दिखा के बैंक से पैसा लिया गया था और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इन्वॉल्व थे उस पर्टिकुलर फ्रॉड में। सो अगर आपको सत्यम केस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पर सत्यम केस की पूरी केस स्टडी पढ़ सकते हैं, बस सर्च बार में टाइप करना सत्यम केस मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, बैंक्स जो है टाइम टू टाइम फंड्स प्रोवाइड करती हैं बिजनेसमैन को। ठीक है, सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड एज द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू द बैंक बाय द बोरोवर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। जो भी व्यक्ति बैंक से लोन लेता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हो तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ठीक है, वो किसी थर्ड पर्सन को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताते क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज कॉन्फिडेंशियल है। आप एक सीए से जब अकाउंट्स ऑडिट करवाने जाते हो, वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता सकता। सो ये प्रोफेशनलिज्म होता है बैंक्स का, सीएस का, अकाउंटिंग फर्म्स का, डॉक्टर्स का। ठीक है, सो बैंक्स जो हैं बिजनेसेस की डिटेल को क्या रखती हैं स्टूडेंट्स, एकदम कॉन्फिडेंशियल। क्लियर, तो ये भी एक मेरिट है। तो हम किसको कैसे याद करेंगे? फर्स्ट, बैंक्स बिजनेसेस को पैसे देती हैं जब भी उनको जरूरत हो। सेकंड, बैंक्स बिजनेसेस की सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखती हैं। ओके, सो ये हो गए अपने फर्स्ट 2 पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो सीक्रेसी है, यहाँ पर एक पॉइंट जो है सीक्रेसी जो बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मैं पहले वो समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, मिस्टर अरुण, इनकी एक मोबाइल कंपनी है इकिडो एंड्रॉइड फोन्स। ठीक है, अब इनके कॉम्पिटिटर है एक्स एंड्रॉइड फोन। ठीक है, तो एक्स कंपनी ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया 14% इंटरेस्ट पर। ठीक है, और लोन लेने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी को ही मॉर्गेज रखा। ठीक है, अब ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मान लो ये शेयर्स में लिस्टेड है अगर ये वाली कंपनी, इनको पता है कि इनकी कंपनी जो है मॉर्गेज रखी हुई है, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन अगर इनके कॉम्पिटिटर को पता चल गई तो क्या होगा? कॉम्पिटिटर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स गिरवा सकता है। कॉम्पिटिटर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स में अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए इनकी नेगेटिव मार्केटिंग कर सकता है या नहीं ऐसा? इसलिए बैंक्स को ये सीक्रेसी वाला फंडा मेंटेन करके रखना होता है स्टूडेंट्स, नहीं तो सब कुछ लीक हो जाएगा। ओके, सो ये बात है पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट की। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर।
formalities such as issue of prospectus, underwriting are not required for raising loans from a bank. Therefore, this is an easier source of funds. अब यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको पता है जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। अब आपको पता है एक स्टेज होती है जिसका नाम क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज। मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या बोलती है बताओ कमेंट बॉक्स में। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज बोलती है कि जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उसका 90% ऑफ द इशू क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं होता है, अगर सब्सक्राइब हो गया तो शेयर्स अलॉट कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं होता है तो उस केस में आपको या तो अंडर राइटर से वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करानी पड़ेगी या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में कि बेचे थे 1 लाख शेयर्स और बिके 70,000 शेयर्स। अभी कितने शॉर्ट हैं, 90% के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 शेयर्स नहीं बिके हैं, है ना। 90% कितना होता है, 90,000 होता है। तो 20,000 शेयर्स अभी भी नहीं बिके हैं, तो 20,000 शेयर्स कौन खरीद लेता है, अंडर राइटर, ठीक है। और अगर मान लीजिए 20,000 शेयर्स अंडर राइटर ने भी नहीं खरीदे और पब्लिक को भी नहीं बिके, तो फिर कंपनी को सारी पब्लिक की जो एप्लीकेशन का अमाउंट आता है वो रिफंड करना पड़ता है। यही अपन ने पढ़ा था। बट बैंक्स की अगर आप बात करो ना, बैंक को जब भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो ना उन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है कंपनीज जैसे, ना उन्हें अंडर राइटिंग करनी पड़ती है लोन्स रेज करने के लिए, और ये जो है ईजियर सोर्स ऑफ फंड है। तो यहाँ पर कंपनी जैसी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। क्लियर। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही बट ऑब्वियस है कि जब कानून ही अलग है तो सेम फॉर्मेलिटीज कैसे होंगी। कंपनीज का कानून क्या है, कंपनीज का लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 और बैंक्स का लॉ क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो जब लॉ ही अलग अलग है तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो अलग अलग होंगे, राइट। तो ये भी एक मेरिट है। अब आते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 है लोन फ्रॉम अ बैंक इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स एंड कैन बी रीपेड इन एडवांस व्हेन द फंड्स आर नॉट नीडेड। सो लोन्स रेज करना बहुत ही ईजी है बैंक से, बस आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, कुछ ऐसा सोर्स रखना पड़ता है कि मान लो अगर आप पैसे वापस नहीं कर पाए तो फिर बैंक उस प्रॉपर्टी से, चाहे वो शेयर्स भी हों जिसको आपने गिरवी रखा है, डिबेंचर्स हो, उस प्रॉपर्टी से बैंक आपकी मनी जो है वो रिकवर कर सकती है, ठीक है, अपनी मनी रिकवर कर सकती है। तो लोन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो ये भी एक मेरिट है, आसानी से मिल जाता है, आप कभी भी पे कर सकते हो, एडवांस भी पे कर सकते हो। अब कमर्शियल बैंक की आपने सारी अच्छाएं तो सुन, इच्छाएं जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो सुन ली, है ना। अब बारी आती है स्टूडेंट्स ऐसी बातों की जो नेगेटिव हैं, जिसको बोलते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती हूँ, कई बार आप अपने घर पे आसपास सुनते हैं कि कमर्शियल बैंक से तो दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। एक आपका फर्स्ट राउंड ऑफ ब्याज लगता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर वो जो ब्याज है वो कंपाउंड होता जाता है, ठीक है, और कई बार तो चक्रवृद्धि ब्याज भी लग जाता है। सुना है कि नहीं आपने ये अपने पेरेंट्स के मुंह से, है ना। सो जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है ना उसके सिर पे वो कर्जा हो जाता है, एंड कर्जा किसी को भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए इसके लोन लेने के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। आप जब किसी से भी उधार लेते हो, अपने दोस्त से भी उधार लेते हो, तो कई बार ऐसे गिल्टी सी फीलिंग आती है ना, व्हाई डोंट आई हैव द मनी, ठीक है। सो आप सोचिए बैंक से आप उधार ले रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस डूब गया तो आपका सब गया, ठीक है। बैंक आपके घर के पर्सनल एसेट्स भी रिकवर कर सकती है, जो बैंक में आपने गिरवी रखा होगा वो पूरा एसेट बैंक जो है उसको बेच के और पैसे ले सकती है, ठीक है। सो इसलिए ये जो होता है कमर्शियल बैंक से पैसे लेना वो रिस्की होता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है। बट आपने जरा सी चूक की कर्जा ना चुकाने में, ठीक है, तो फिर बैंक कुछ भी कर सकती है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों के अनुसार जो कोलेट्रल आप रखते हो, यानी जो आपने गिरवी रखी है चीज, उसको बेच के अमाउंट लिया जाता है, ठीक है, नीलामी होती है उसकी, ठीक है।
सो लिमिटेशन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या क्या है? फर्स्ट, फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड्स एंड इट्स एक्सटेंशन और रिन्यूअल इज अनसर्टेन और डिफिकल्ट। बैंक्स जो है बिजनेसेस को शॉर्ट पीरियड के लिए ही फंड्स देती हैं, क्योंकि और उसका एक्सटेंशन भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है कि आपको लंबे समय के लिए पैसा नहीं मिल पाता, राइट। नाउ बैंक्स मेक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज अफेयर्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड मे ऑल्सो आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, पर्सनल श्योरिटीज। दिस मेक्स द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स स्लाइटली डिफिकल्ट। बैंक पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है ना। तो मैं अगर इस पॉइंट को शॉर्ट में बोलूं तो बैंक क्या करती है स्टूडेंट्स? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मैम जब बैंक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है तो हर्षद मेहता और सत्यम केस में कैसे वो लोग आगे बढ़ गए? क्या वहां पर बैंक ने वेरिफिकेशन नहीं किया था? किया था। जो हर्षद मेहता का स्कैम था उसमें क्या था? रेडी फॉरवर्ड डील का फायदा उठाया था उसने ना। वो एक बिचौलिया बन गया था, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलाउ नहीं करता। उसने लोन नहीं लिया था, वो एक बिचौलिया बन गया था, यानी मिडिलमैन। कैसे? अब स्टूडेंट्स क्या हुआ था वहां पे कि रेडी फॉरवर्ड डील क्या बोलता है कि हर बैंक को एक सीमित अमाउंट ऑफ रेशियो मेंटेन करके रखना इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश, जिसको हम CRR और SLR बोलते हैं। तो कभी बैंक के पास कैश नहीं होता था, कभी किसी बैंक के पास सिक्योरिटीज नहीं होती थी। तो हर्षद मेहता बीच में आया और उसने बोला कि जिसके पास कैश नहीं है मैं उसे कैश दूंगा, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है मैं उसे सिक्योरिटी दूंगा, और ऐसी धांधली करता था और उस टाइम पीरियड का फायदा उठा के बैंक्स का पैसा सट्टा बाजार में लगा के मल्टीप्लाई करता था, जो कि अलाउड नहीं था। मिडिल मैन को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के CRR और SLR रेशियो मेंटेन करना अलाउड नहीं है। कोई भी पर्सन बैंक्स टू बैंक्स के ट्रांजैक्शन के बीच में नहीं आ सकता, इट इज नॉट अलाउड। हर्षद मेहता ने वहां फायदा उठाया था। और सत्यम ने क्या किया था? सत्यम केस में उन्होंने अपने अकाउंट्स ही मैनिपुलेट कर दिए थे। जिस शेयर्स के बेसिस पर उसने लोन लिया था, वो शेयर्स के जो अकाउंट जिन बेसिस पर वो लोन लिया गया था वो अकाउंट्स ही फेक थे, ठीक है। बट जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही फेक है, आपके CA ने उसे साइन करके दिया है, तो बैंक भी मान लेगा ना कि वो सही है, ठीक है। इसलिए बैंक्स जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती हैं। तो अब अगर CA ही गलत कर रहे हैं या CSE एडवोकेट ही गलत कर रहे हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बैंक्स का फर्स्ट काम होता है, ठीक है। सो आपको लोन ही नहीं मिलेगा जब तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर ना हो। ना जॉब मिलती है, जॉब में भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इन सम केसेस डिफिकल्ट टर्म्स कंडीशंस आर imposed by banks for the grant of loan. For example, restriction may be imposed on the sale of mortgage goods, thus making normal business working difficult. अब अगर कोई व्यक्ति होम लोन लेता है, ठीक है, मान लो अगर वो होम लोन का जो कर्जा है वो नहीं चुका पाया, तो वो घर जो है वो नीलाम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है लोन पे और आपने EMI नहीं दी, तो बैंक उस गाड़ी से आपकी जो आपका जो वैल्यू ऑफ लोन है वो रिकवर कर लेगी। ऐसा ही होता है, बैंक्स आर नॉट फूल्स, है ना। वो आपको अगर पैसे दे रहे हैं, कोई भी आपको पैसे दे रहा होता है ना, तो वो बदले में कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखवाता है, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि लेटर ऑन डेट पर मान लो अगर पैसा वापस नहीं आया तो क्या। इसलिए बैंक्स का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिफिकल्ट होती है, एंड ये लिमिटेशन है। तो बिजनेसेस की कभी शेयर्स के बदले में कुछ होता है एंड कभी दूसरी चीज़ों के बदले में कुछ होता है ना। कोलेट्रल जो है वो आपका चले जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सो अपन ने पॉइंट नंबर 3 भी अच्छे से पढ़ लिया, ओके। अब पॉइंट नंबर 3 आपका क्लियर है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो अभी तक आपको मैंने जितना भी पढ़ाया उसको कैसे लर्न करना है, मैं फटाफट से आपको क्रिस्प रिविजन करवा देती हूँ। फर्स्ट अगर बात करें अपन कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग वाइटल पोजीशन है, वाइटल पोजीशन होल्ड करती है बिजनेसेस के लिए, बिकॉज बिजनेसेस को जब भी फंड्स की दिक्कत होती है तो कमर्शियल बैंक हमेशा फंड्स प्रोवाइड करती है और बहुत सारे तरीकों से एक्सटेंड करती है लोन्स, जैसे कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, परचेज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। नाउ मेरिट्स क्या क्या हैं? टाइमली असिस्टेंस मिल जाता है, जब फंड्स की ज़रूरत हो तब मिल जाते हैं, पैसे सीक्रेसी रहती है, और उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ जैसे प्रॉस्पेक्टस अंडरराइटिंग कंपनीज के लिए होती है, ये सब नहीं करना पड़ता है इशू के लिए, है ना, फ्रॉम रेजिंग फंड्स फ्रॉम बैंक के लिए। हम पब्लिक से जब फंड्स रेज करते हैं तब तो हमें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट आ जाता है, ठीक है। बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लोन लेना बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि
ईजिली लोन मिल जाता है अगर आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं तो, ठीक है, और आपका नाम अच्छा है तो। अब लिमिटेशंस की बात करें तो फंड्स जो हैं शॉर्ट पीरियड के लिए मिलते हैं, सेकंड लिमिटेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, और थर्ड जो है टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक के बाद इसी का एक्सटेंडेड सब टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? सो फर्स्ट वर्ड है फाइनेंशियल एंड सेकेंड वर्ड है इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसी संस्थाएं, संस्था वर्ड तो यूज करना थोड़ा सा वो हो जाएगा, एनजीओ टाइप्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फाइनेंशियल एरियाज में डील करती हैं, जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। अगर आपको QIBs के बारे में पता है, आपकी NCERT के एक छोटे से ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है QIBs के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं पता है तो नॉट टू वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूंगी, ओके, या फिर इसी वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर QIBs। तो QIBs भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, बट नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रही हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहां पर फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो नाउ द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सरकार ने बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशन बना के रखे हैं जो बिजनेसेस को क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। Now these institutions are established by central as well as state government. They provide both own capital, loan capital for long term, medium term requirements, supplement the traditional financial agencies like commercial banks. ठीक है. Now as these institutions aim at promoting industrial development of a country, these are also called development banks. अब आपको एक word समझ में आया, development banks. ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि हमारे जो देश है, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर दो तरह की बैंक्स होती हैं, ठीक है। एक जो बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा देती हैं, ठीक है, और ऐसी भी बैंक्स होती हैं जो बिजनेसेस को पैसा नहीं देती, वो हाउस होल्ड्स की, बोरोवर्स की नॉर्मल नीड्स कवर करती हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, है ना। तो बैंक्स दो तरह के जो सेगमेंट्स हैं उनको कवर करती हैं, एक बिजनेसेस, एक पर्सनल नीड्स, ठीक है। सो जब बिजनेसेस की बात आए तो जब बिजनेस बढ़ता है आगे तो इससे हमारी कंट्री की GDP आगे बढ़ती है, ठीक है, और लेटर ऑन क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट होता है। इसलिए जो बैंक्स बिजनेसेस की डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है उनको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ मेरिट्स क्या क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के? सो द मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बैंक्स आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस देती हैं, अब वो भी मॉर्गेज कुछ रखोगे उसके बाद। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लंबे समय तक के लिए पैसा देते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। नाउ अब जैसे IDFC है ना स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रही हूँ IDFC की, ठीक है। इसके साथ एक एक्सटेंडेड है इसी के जैसी बैंक जिसका नाम है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन बैंक्स के नाम आपने सुने हैं, ठीक है। सो अब मैं बात करूं अगर IDBI की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल करती हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल करती हैं बिजनेसेस की। अब इसी का ही एक सब्सिडरी बैंक है जिसका नाम है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज की लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये लीडिंग एग्जाम्पल हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको ये बात क्लियर हो गई। नाउ besides providing funds, many of these institutions provide financial, managerial, technical advice and consultancy to the business firms. तो बैंक्स आपको सिर्फ फंड्स नहीं प्रोवाइड करती बिजनेसेस को, वो कंसल्टेंसी सर्विस, मैनेजेरियल सर्विसेज, टेक्निकल नो हाउ, सब चीज़ों की नॉलेज देती है, ठीक है। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ द बोरोइंग कंपनी। कैसे? अब जो भी बैंक्स मान लीजिए एक बिजनेस है एक्स लिमिटेड, इन्होंने बोरो किए फंड्स फ्रॉम IDBI, ठीक है, और जो इनका रीपेमेंट पीरियड था, एकदम टाइमली पे किया,
ठीक है। अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है CRA, वो क्या करती है कि जो कंपनीज टाइम टू टाइम पैसा वापस कर देती है ना इंस्टीट्यूशंस को, उनको रेटिंग देती है A1 A2 ऐसी रेटिंग देती है, ठीक है। तो रेटिंग अगर अच्छी होती है, मतलब आपके पैसे वापस करने की जो लिमिट है वो बहुत ही अच्छी है, आप पैसे टाइमली वापस कर देते हो, इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं ऐसी फर्म्स को ज़्यादा अच्छे से चुनते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग जो है बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं उन फर्म्स की तरफ, एंड लेटर ऑन ये सब रिजल्ट करता है गुडविल के इंक्रीज होने में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉन्सिक्वेंटली सच कंपनी कैन रेज फंड्स इजीली फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल, है ना। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद फंड्स प्रोवाइड करने के अलावा टेक्निकल नो हाउ, नॉलेज, कंसल्टेंसी, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्टली जो लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ले रहे हैं जो भी बिजनेसेस, उनकी गुडविल इंक्रीज होती है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ जुड़े होते हैं, और इन रिटर्न कंपनीज की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ जाती है, एंड किसी की भी अगर पैसे वापस करने की जो हैसियत है वो ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल भी बढ़ जाती है मार्केट में कि ये तो कभी फ्रॉड कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई raising funds through financial institution is beneficial, way more beneficial than raising funds through commercial bank. Okay. Now, as repayment of loan can be made in easy installments, it do not prove to be much of a burden to the business. जैसे मान लो मैंने कार लोन लिया, मुझे टाइम टू टाइम हर महीने उसकी EMI भरनी पड़ेगी, और अगर मैंने EMI टाइम पे नहीं भरी तो EMI पे भी और ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएगी, वो भी मुझे भरना पड़ेगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट्स होती है, बिजनेसेस को फ्री हैंड दिया जाता है रीपेमेंट के लिए, ठीक है। द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल। जब मार्केट में मंदी चल रही हो ना, तब भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंड्स देती है, और यही इसका मेरिट है, ठीक है। अब लिमिटेशंस की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर द ग्रांट ऑफ लोन्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही कड़े नियम फॉलो करते हैं, है ना। लोन्स ग्रांट उन्हीं को किए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को फुलफिल करें, ठीक है। नाउ टू मैनी फॉर्मेलिटीज मेक द प्रोक्योर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। अब एक बार क्या हुआ था, आई वेंट टू बाय अ लैपटॉप, ठीक है। अब मेरे को वहाँ पर जो एजेंट था उसने बोला आपका सिबिल स्कोर बहुत लो है, आपको इतना ही फाइनेंस आप करा सकते हो, बाकी आपको डिपॉजिट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो लैपटॉप था 60,000 का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको 25,000 केवल EMI में बांध सकते हैं, बाकी आपको पे करना पड़ेगा। सो जैसे हम लोगों के लिए सिबिल स्कोर होता है ना, वैसे कंपनीज के लिए भी सिबिल स्कोर होता है, ठीक है। मतलब उनके पास उन्होंने पहले कितने लोन लिए हैं, कितनी बार अच्छे से टाइमली रीपे किया है, उस सब क्राइटेरिया को देख के ही कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन देता है। सो इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो फॉर्मेलिटीज है पूरी करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ओके। Certain restrictions such as restriction on dividend payment are imposed on the powers of the borrowing company. Financial institution may have their nominees on the board of directors of the borrowing company, thereby restricting the powers of the company. आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये भी करती हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने जो पर्सन है उनको भेज देती हैं, तो कंपनी में जितने भी डिसीजन हो रहे हैं उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी हाथ है ताकि उनका पैसा ना डूबे। सो ये भी चीज़ें होती हैं, कोई आपको अगर पैसे दे रहा है तो फ्री में तो नहीं दे रहा, उसको ये श्योरिटी चाहिए कि वो पैसे टाइमली वापस मिले, राइट। सो दिस वॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अर्लियर वी स्टडीड कमर्शियल बैंक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया दोनों के दोनों टॉपिक्स, एंड आई होप कि आपको ये चैनल पे आप जितनी भी एजुकेशन लेते हो दैट टू इन हाई क्वालिटी 100% फ्री। सो ये एजुकेशन से आपके जो मार्क्स हैं वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से इन्हांस होंगे इन बिजनेस स्टडीज़। 80% मार्क्स आपके मेरे हाथ में हैं, बट 20% प्रोजेक्ट मार्क्स के आपके हाथ में। अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी कोई गाइडेंस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, हम आपको तैयारी करवाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर मैग्नेट ब्रेन्स के, दैट इज़ फॉर CBSE बोर्ड किंडरगार्टन टू क्लास 12 इन इंग्लिश मीडियम, एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। सारी एजुकेशन हाई क्वालिटी में आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हमारी एप्लीकेशन, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाती है सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज,
एंड ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलती है DPPs, ई नोट्स, ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स एंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। सी यू इन द नेक्स्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड दिस चैप्टर इज अबाउट टू एंड सुपर सून। थैंक यू सो मच।